किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला होते हैं। ऐसे में यदि हम भारत जैसे बड़े देश पर देखें और इसकी ओर गौर फरमाएं, तो हम देखते हैं कि देश भर में लगातार हर वर्ष कोई न कोई चुनाव चर्चा में बना ही रहता है। ऐसे में देश की बहुत बड़ी सुरक्षा प्रणाली, देश की सरकारी कर्मचारियों की प्रणाली इन चुनावों में कहीं ना कहीं व्यस्त रहती है और अपनी नीति या उनके जो कर्तव्य हैं वह उनसे कहीं ना कहीं विमुख हो जाती है, क्योंकि हर वर्ष चुनाव होते हैं। ऐसे में एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना रहता है और अभी हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्लान को लेकर सरकार ने एक समिति का गठन किया है। दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि और आज हम एक राष्ट्र एक चुनाव के अंतर्गत इस समिति के गठन पर चर्चा करने वाले हैं। साथ में हम चर्चा करने वाले हैं एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर कि क्या इस चुनाव के लिए राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। साथ ही यह भी जानेंगे कि भारत के संविधान में संविधान संशोधन को लेकर क्या प्रक्रियाएं बताई गई हैं, इनका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। आइए देखते हैं हम आज के इस सेशन में कुछ खास बिंदुओं पर जिन पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर वे बिंदु कौन कौन से हैं। सबसे पहले देखेंगे खबर के बाद यह सुर्खियों में क्यों आ गई है। इसके बाद जानेंगे भारत में संविधान संशोधन को लेकर कौन कौन सी प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं और भारतीय संविधान में संशोधन कहां कहां किया जा सकता है। इसके बाद जानेंगे कि कौन से वे पार्ट है भारतीय संविधान में जिन्हें एडिशनल सेफगार्ड प्राप्त है, यानी स्थापित प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे, उन अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही उन अनुच्छेदों में किस संस्था, किस व्यक्ति या किनके चुनावों से संबंधित वे अनुच्छेद हैं, इनके बारे में भी जानेंगे। अंत में हम निष्कर्ष पर भी चर्चा करेंगे और फिर एक प्रश्न होगा जो कि मेंस के लेवल पर होगा और आपको कट टू कट, पॉइंट टू पॉइंट इस प्रश्न का जवाब देना है और साथ ही यह भी बताना है कि यह पूरा टॉपिक, यह पूरा विषय सामान्य अध्ययन या जीएस प्रश्न पत्र के किस खंड से संबंधित है। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि यदि आपको इन फोकस की पीडीएफ चाहिए होगी तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल का नाम है इन फोकस दृष्टि आईएएस और आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुई लिंक पर जाकर भी आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इसकी पीडीएफ 1-2 दिन में अवेलेबल हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे कि आखिर यह खबर कहां से ली गई है। खबर द इंडियन एक्सप्रेस से ली गई है। चूंकि देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव लगातार चर्चा में बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और हर वर्ष इसे लेकर कोई ना कोई मुद्दा, कोई ना कोई बात आ ही जाती है। देखते हैं खबर क्या है। खबर है वन नेशन वन इलेक्शन प्लान, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड, व्हेन डू स्टेट्स गेट अ से। यानी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने या संशोधन करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है, ये कैसे संशोधित किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं यह खबर सुर्खियों में क्यों आ गई है। तो इसके बारे में हमने अभी शुरुआत में ही चर्चा की है कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने या कहें केंद्र ने चुनाव से जुड़ी एक समिति का गठन किया है। इस समिति के गठन के पीछे का उद्देश्य क्या बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य बताया जा रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव विचार को लागू करने के लिए लीगली और लॉजिकली क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इनका जांच करेगी यह कमेटी। यानी कानूनी रूप से और तार्किक, इन दोनों पहलुओं की जांच करने के लिए इस कमेटी को बनाया गया है, इस कमेटी को सामने लाया गया है, इस कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी की बात करें तो इस कमेटी में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता के साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल होंगे और इस पैनल में टोटल 8 सदस्य होंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इन कमेटी को कुछ खास संदर्भ शर्तों पर जांच करना है। उन कुछ खास संदर्भ शर्तों की रूपरेखा तैयार की गई है कि इनके बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे और इनके बारे में जांच करेंगे। यदि इन संदर्भ शर्तों की खास बात करें तो इसमें एक बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है कि क्या एक साथ चुनाव की सुविधा के लिए संवैधानिक संशोधनों को राज्यों की या राज्यों द्वारा अनुमोदित कराना चाहिए या इनके अनुमोदन की आवश्यकता है। यह मुद्दा यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर सामने आ रहा है। यानी राज्यों की रेटिफिकेशन की बात चल रही है, क्या इन्हें रेटिफाइड करना होगा पहले, तब इस पर चर्चा की जाएगी। तो आइए देखते हैं सबसे पहले संविधान संशोधन की उन खास प्रक्रियाओं के संदर्भ में
यदि बात करें भारतीय संविधान में संशोधन में कि इससे जुड़े कौन कौन से प्रावधान मौजूद हैं, तो कई बार देखा गया है कि भारतीय संविधान में अनौपचारिक रूप से जरूरतों के हिसाब से संशोधन किए गए हैं। यानी अनौपचारिक रूप से संविधान में न्यायिक व्याख्या और उपयोग के माध्यम से जो भी स्थापित परंपराएं मौजूद हैं, उन्हीं परंपराओं के माध्यम से संशोधन हुए हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो इससे पहले उच्च न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित एक मामला लगातार सुर्खियों में रहा है, जिसमें एक बार संशोधन हुआ। यदि बात करें भारतीय संविधान में मौजूद ढांचे के मुताबिक और उसके बाद हुए संशोधन के मुताबिक, तो इसमें लिखा है, भारतीय संविधान में लिखा है कि किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जरूरी क्या है, राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ध्यान रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनके बीच क्या है, परामर्श का उल्लेख है। ठीक है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्याख्या क्या निकाली, उन्होंने कहा कि यहां परामर्श का अर्थ है सहमति, और सहमति को इन्होंने यहां महत्वपूर्ण मान लिया। तो कई बार लगातार हमने देखा है कि संशोधन हुए हैं, लगातार समय के साथ इन्होंने अलग अलग व्याख्याएं भी की हैं, और इस व्याख्या से न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का विकास हुआ था, और उसी के माध्यम से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती आई है। यानी समय समय पर संविधान में संशोधन हुए हैं, उसकी व्याख्याएं भी हुई हैं। अब बात करें भारतीय संविधान में मौजूदा प्रक्रिया को लेकर और उससे जुड़े कुछ खास बिंदुओं को लेकर, संविधान संशोधन को लेकर ही, तो संविधान सभा में यहाँ पर शुरुआती तौर पर यह मुद्दा काफी व्यापक रूप से फैला हुआ था कि आखिर भारत का जो संविधान है वह लचीला होना चाहिए या कठोर होना चाहिए। लचीला कैसे? लचीला ऐसे कि ब्रिटिश संविधान लचीला है, यानी वहां पर कोई भी लॉ या कानून जैसे पारित किया जाता है, यदि उसमें संशोधन करना हो तो उसमें सामान्य कानून को पारित करके उसमें संशोधन किया जा सकता है। यानी सामान्य तरीके से कोई कानून जैसे पारित किया जाता है, वैसे ही उसमें कानून को संशोधन भी किया जा सकता है, उसी प्रक्रिया के तहत कानून संशोधित किया जा सकता है। लेकिन दूसरी ओर यदि हम कठोर संविधान की बात करें, कठोर संविधान की प्रक्रियाओं की बात करें, तो यहाँ चर्चा में आ जाता है यूएसए, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में लिखा है कि कम से कम 3/4 व्यक्तिगत राज्यों के अनुसमर्थन के बिना संशोधन नहीं हो सकता, नहीं किया जा सकता। यानी यहां पर इनका संविधान क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। यदि हम बात करें भारतीय संविधान के बारे में, तो आइए हम चर्चा करते हैं कि आखिर भारतीय संविधान में संशोधन को लेकर कौन कौन सी प्रक्रियाएं मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले एक और बात, भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पीसीएस के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि संविधान में संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, और आपको हो सकता है सही जोड़ी मिलान में यह पूछा जाए, तो याद रखिएगा इस बात को, अनुच्छेद 368। और इस प्रावधान की व्याख्या काफी जटिल मानी जाती है। देखते हैं कि आखिर इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल है। सबसे पहले यह देखेंगे कि भारतीय संविधान में संशोधन की कौन कौन सी प्रक्रियाएं शामिल की गई हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न प्रावधानों के तहत संशोधन की प्रक्रिया शामिल की गई है, जिनमें 3 अलग अलग मानक निर्धारित किए गए हैं। इन 3 मानकों में क्या क्या शामिल है? पहली बात है साधारण बहुमत, यानी साधारण बहुमत के तहत चर्चा की जाती है कि सामान्य रूप से किसी भी संविधान के संशोधन को कैसे किया जा सकता है। तो इसमें संसद में किसी भी सामान्य कानून को पारित करने में अपनाई गई सरल विधायी प्रक्रिया को शामिल किया गया है, और संविधान के कई प्रावधानों को इसी के तहत संशोधित भी किया गया है। इसे कह दिया जाता है साधारण बहुमत के द्वारा संविधान संशोधन। ठीक है, और इसके अंतर्गत कुछ खास तथ्य हैं, ध्यान रखिएगा।
इसके तहत उपस्थित और मतदान करने वाले अधिकांश लोगों के माध्यम से यह प्रक्रिया फॉलो की जाती है और इसमें कोरम की आवश्यकता नहीं होती। अनुच्छेद 368 सीधे तौर पर ऐसे कम महत्वपूर्ण प्रावधानों की सूची नहीं बताता, यानी अनुच्छेद 368 में यह बात डिस्क्राइब नहीं की गई है, ऐसी कोई सूची नहीं बनाई गई है कि इन चीजों को साधारण बहुमत के तहत संशोधित किया जा सकता है या संशोधित किया जाएगा। ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि पूरे संविधान में ऐसे प्रावधानों को एक अलग श्रेणी बनाते हुए अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर कर दिया गया है और अनुच्छेद 368 के दायरे में कुछ अन्य चीजों को शामिल किया गया है। ठीक, हमने चर्चा कर ली किसके बारे में? साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधन के बारे में। आइए देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत के माध्यम से भी संविधान संशोधन किया जाता है। देखते हैं इसमें क्या शामिल है। इसमें शामिल है उन प्रावधानों में संशोधनों के लिए जो पहली श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते, यानी वे प्रावधान जिन्हें साधारण बहुमत के माध्यम से संशोधित नहीं किया जा सकता, उसके लिए ही विशेष बहुमत को अपनाया जाता है। विशेष बहुमत में क्या शामिल है? विशेष बहुमत में शामिल है अनुच्छेद 368 के लिए आवश्यक है कि संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित हो। इस बात को ध्यान रखना है कि क्या शामिल है विशेष बहुमत में, कि दोनों सदन के बारे में चर्चा की गई है, यानी लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और इन दोनों सदनों में जो मेंबर उपस्थित है और मतदान कर रहे हैं, इन दोनों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए यह संविधान संशोधन विधेयक। ठीक, और इसे ही कह दिया जाता है क्या? विशेष बहुमत के द्वारा संशोधित विधेयक या संशोधन। ठीक, लोकसभा नियमों के नियम 158 में कहा गया है कि कुल सदस्यता का अर्थ है सदन के सदस्यों की कुल संख्या, भले ही इस समय कोई रिक्तियां या अनुपस्थित हो। यह हमने बात की विशेष बहुमत के बारे में। तीसरी कैटेगरी है, और तीसरी कैटेगरी की वजह से ही वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में आ गया है। तीसरी कैटेगरी क्या है? तीसरी कैटेगरी है राज्यों द्वारा अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन। ठीक है, तो राज्यों द्वारा अनुसमर्थन में क्या शामिल है? इस संशोधन में शामिल है कि संशोधन के लिए न केवल विशेष बहुमत की आवश्यकता है, यानी विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, और कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता है। ध्यान रखेगा, आधे राज्यों की विधायिकाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है और इसे ही कहा जाता है राज्यों द्वारा अनुसमर्थन। ठीक, राज्यों के अनुसमर्थन के बाद ही ऐसे संशोधन को राष्ट्रपति के समक्ष सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, यानी जब तक राज्यों का कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन नहीं मिल जाता है किसी विधेयक को, और इसमें ध्यान रखेगा विशेष बहुमत तो है ही, तो यदि जब तक ये नहीं प्राप्त हो जाता है तब तक राष्ट्रपति के सामने इसे सहमति के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। इसमें संविधान का संघीय चरित्र शामिल हुआ है, ऐसा दर्शाया जाता है, ऐसा माना जाता है, और इन्हें प्रबंधित प्रावधान के रूप में देखा जाता है। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण के लिए वर्ष 2014 में जो एनजेएसी की हम बात करते हैं, राष्ट्रीय न्यायिक जवाबदेही आयोग की बात करते हैं, इसकी स्थापना के बारे में जो चर्चा हुई थी, उसके लिए जो 99वां संविधान संशोधन करने की बात की गई थी, इस 99वें संविधान संशोधन को राष्ट्रपति की सहमति के सामने या राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत करने से पहले 16 राज्य विधायिकाओं द्वारा अनुमोदित किया गया था। ध्यान रखेगा, और ऐसा ही एक और एग्जाम्पल है। यदि हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो वर्ष 2016 में 122वें संविधान संशोधन की जब चर्चा चल रही थी, जो कि जीएसटी से संबंधित था, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रिजीम से संबंधित था, तो इसमें भी 23 राज्यों द्वारा अनुमोदन की प्रक्रिया शामिल थी। 23 राज्यों के
अनुमोदन को शामिल किया गया था, इसके बाद राष्ट्रपति के सामने इन्हें प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ राज्यों का अनुसमर्थन अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया को दर्शाता है भारतीय संविधान के मुताबिक। अब बात करते हैं कि स्थापित प्रावधान के तहत जो एडिशनल सेफगार्ड मौजूद है वो किन प्रावधानों में के तहत मौजूद है और किन अनुच्छेदों के तहत मौजूद है। अनुच्छेद 368 में संविधान के 6 भागों की सूची है जिनमें संशोधन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा प्रावधान या एडिशनल सेफगार्ड्स मौजूद ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। अनुच्छेद 54 और 55 जो कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। दूसरा है अनुच्छेद 73 और 162 जो संघ और राज्यों की कार्यकारी शक्ति की सीमा से संबंधित है। तीसरा है अनुच्छेद 124 से 147 और अनुच्छेद 214 से 231 जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्तियों से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 245 से 255 जो संघ और राज्यों के बीच विधायी, कर और प्रशासनिक शक्तियों के वितरण की योजनाओं से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 82 संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है और अंत में अनुच्छेद 368 इन्हें एडिशनल सेफगार्ड्स मौजूद हैं या प्राप्त हैं। बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में। तो देखिए, हम लगातार सुनते आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन के कुछ पक्ष में तर्क दिए जाते हैं, कुछ इसके विपक्ष में। पक्ष में तर्क की बात करें तो कई मुद्दे शामिल हो जाते हैं, जैसे चूंकि पूरे देश भर में चुनाव चलता रहता है तो जो हमारे सरकारी तंत्र है वो प्रभावित होते हैं, उनके कार्य प्रभावित होते हैं, ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पाते हैं। हमारे जो सुरक्षा बल मौजूद हैं उन सुरक्षा बल को संवेदनशील स्थानों से हटाकर यहां वहां भेजा जाता है और फिर ऐसा भी देखा जाता है कई बार इनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं भी पैदा होती हैं। इनके स्थानांतरण से लागत जो हमारी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा तीसरा है राज्यों में या सरकार की जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं वे प्रभावित होती हैं। यानी सरकार अपनी पॉलिसी, नई पॉलिसी बनाने में विफल हो जाती है या पॉलिसी बन भी गई है तो इसका कार्यान्वयन ठीक से नहीं हो पाता। ये सभी मुद्दे बताते हैं कि कहीं ना कहीं वन नेशन वन इलेक्शन जो है ये प्रभावित होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं जो इसके विपक्ष की बातें करते हैं, यानी कहते हैं कि यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाएगा कि यह राज्यों पर थोपा जा रहा है, क्योंकि सभी राज्यों की जो अपनी विधानसभाएं हैं या जो विधायिकाएं हैं, इनके जो कार्य करने का प्रोसेस है या इनकी जो पूरी प्रक्रिया है कभी कभी अलग अलग कार्य करती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, तो यह उसे भी प्रभावित कर सकता है। भारतीय संविधान के संघात्मक ढांचे को भी प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रक्रियाएं मौजूद हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय अवधि है, तो ऐसा हो सकता है कि ये थोपा हुआ प्रतीत हो। ऐसी कई वजहें हैं जिसकी वजह से इसके विपक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं। इसके अलावा कुछ और तथ्य हैं, जैसे आप मान सकते हैं कि 5 वर्षों में प्रतिनिधि बार बार जनता के सामने आते हैं। अभी 5 वर्षों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से चुनाव होते हैं, तो इनमें जवाबदेहिता ज्यादा होती है। लेकिन तब क्या होगा, 5 वर्षों में एक बार चुनाव हो जाएंगे और एक बार चुनाव होने के बाद वे जनता से रूबरू नहीं हो पाएंगे। हो सकता है वे अपने कार्यों में, अपने कार्यान्वयन में, अपने दायित्वों में कटौती करते। कुछ और बातें हैं, जैसे हमने बात की विधायिकाओं के संदर्भ में, तो विधायिकाओं के, चूंकि हमने भी चर्चा की अलग अलग राज्यों में अलग अलग इनका टाइम पीरियड शुरू होता है, कई बार देखा जाता है, तो विधायिकाओं पर यह थोपा हुआ भी प्रतीत होगा या मनमाने ढंग से उनका जो कार्यान्वयन का जो समय है वह भी प्रभावित हो सकता है। तो इसके कई तर्क दिए जाते हैं। आइए हम जानते हैं मुख्य रूप से निष्कर्ष को, कि निष्कर्ष क्या हो सकता है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एक साथ चुनाव की अवधारणा को लागू करने के लिए संविधान और अन्य कानूनों में संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन इस बात को ध्यान रखना होगा कि इन संशोधनों से लोकतंत्र और संघवाद के मूल सिद्धांतों को चोट ना पहुंचे, जो कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत जैसे देश में। इसके अलावा
इस संदर्भ में विधि आयोग के विकल्प को भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जो विकल्प उन्होंने सुझाया था एक सिस्टमैटिक वे में। इसके अलावा इन सब के बावजूद जरूरी है कि यह ध्यान रखा जाए कि हो सकता है कि कोई राज्य जब अलग से ऐड किया जाता है या बाद में ऐड किया जाए, अलग से किसी को हटा दिया जाए, कोई हिस्सा अलग होता है, कोई अलग राज्य क्षेत्र बनता है, तो ऐसे में फिर बीच में भी मध्यावधि चुनाव होंगे, तो फिर हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है यह भी ध्यान रखना होगा। यानी इन सब के बावजूद वन इलेक्शन वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने के बावजूद इस बात की गारंटी नहीं हो सकती कि मध्यावधि चुनाव की आवश्यकता ना पड़े, यानी इसके विकल्प के तौर पर क्या चीजें मौजूद होंगी यह भी हमें पता होना चाहिए। अब आइए देखते हैं हमारे आज के सेशन पर आधारित प्रश्न को। प्रश्न मेंस के लेवल पर होगा। प्रश्न है, क्या देश में एक साथ चुनाव लोकतंत्र और संघवाद को संकट में डालते हैं? इसका विश्लेषण कीजिए। आप इसे आप कमेंट बॉक्स में इसे क्रमशः बता सकते हैं अपने लाइन में वर्ड्स लिखकर। ध्यान रखिएगा 5, यदि आपने 5 लाइन लिखी है तो इसमें एक छोटे छोटे पैराग्राफ आप लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे सकते हैं। आज के टॉपिक में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।